हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये ई आचार्य सीरीज़ का 12वां वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम साउंड के बारे में बात करेंगे। तो साउंड के अंदर काफ़ी मेन टॉपिक्स आते हैं जिनको समझाने के लिए मैं आपके लिए दो बहुत ही अच्छे सिमुलेशंस लाया हूँ जो हर बार की तरह फ्री हैं और आप इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं। इनसे आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खेल सकते हैं और इस टॉपिक को समझने में आपके टॉपिक को समझने में बेटर मदद करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में भी शायद बेटर मदद कर पाएँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले साउंड समझना होता है कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड आवाज़ आती कैसे है। तो जब भी कोई हमें आवाज़ सुनाई देती है वो ये इसीलिए होती है क्योंकि वो कोई एक मटेरियल वो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट का मतलब वो जल्दी जल्दी आगे पीछे जाता है। तो कोई मटेरियल जब वो वाइब्रेट करता है या फिर वो किसी और मटेरियल से लगता है या फिर स्क्रैच करता है, रब करता है या ऐसी चीज़ों की वजह से आवाज़ निकलती है। या वो प्लकिंग भी हो सकता है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे प्लक करते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है। तो इससे हम समझ सकते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड बनती है तब एक मटेरियल वाइब्रेट करता है। हमारे गले में भी इसीलिए होता है क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेट करने की वजह से हम आवाज़ निकाल पाते हैं, हमारे साउंड निकलता है। तो हमने समझ लिया साउंड आती कैसे है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। पर नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी समझना होगा वो होगा प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपगेशन का मतलब होता है कि साउंड एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रैवल कैसे करती है। तो साउंड ऐसे ट्रैवल करती है कि जब वो एक मटेरियल से वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है और जैसे वो एक मटेरियल से आती है वो इस मटेरियल को आगे पुश करती है और वापस आ जाता है। तो जैसे वाइब्रेट होता है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं वाइब्रेट, तो आगे पीछे। तो जैसे एक मटेरियल को आगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ऐसे एक चेन में आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें भी ऐसे दो रीजन्स होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ कंप्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। दूसरा होता है रेयर फैक्शन वो होता है जहाँ पे बैक एंड फोर्थ ज़्यादा तेज़ घूमते रहते हैं और वहाँ पे पार्टिकल्स कम दिखते हैं। तो ऐसे ही साउंड हमारी ट्रैवल होती है। और एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो हमारे आसपास जो होता है मीडियम होता है, हवा होती है, तो हवा में साउंड ट्रैवल कर लेती है। पर अगर आप जैसे स्पेस में जाएंगे तो आपने कई बार सुना होगा कि स्पेस में कोई सुनाई नहीं देता, कोई आवाज़, कुछ आप बात नहीं कर सकते हो क्योंकि स्पेस में जो होता है वो हवा नहीं होती, एकदम वैक्यूम होता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है जिसमें साउंड हमारी ट्रैवल कर सके। तो अगर आप स्पेस में जाएंगे और आप बात करने की कोशिश करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, कुछ आवाज़ ट्रैवल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन वेव्स को दे नीड अ मटेरियल टू ट्रैवल। अब नेक्स्ट चीज़ साउंड के बारे में जो समझना ज़रूरी है कि वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो वेव का मतलब क्या होता है? वेव एक ऐसे पार्टिकल्स फॉर्म ट्रैवल करते हैं जो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हमको समझना है। तो उनकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो इन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए ये सिमुलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तरफ को एक ऑसिलेटिंग रखूँगा, तो ये व्हील घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा, और यहाँ पे मैं एक नो एंड रखूँगा ताकि वो ओपन घूमता रहेगा, ताकि हम समझ पाएंगे ये कैसे चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड को 0.5 रखूँ तो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये होता क्या है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये सब होता है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे ये रखता हूँ। अब मैं इसको चालू करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वेव की तरह फॉर्म हो रहा है। तो ये एक साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वेव को हम देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है ना। अब वेव के अंदर बहुत सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मैं उसको सिखाने के लिए एक बार ऐसे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमको समझना होगा एक वेव में, कि अगर मैंने इसको यहाँ पे पॉज कर दिया, अब 1 सेकंड में इसको और बढ़ा देता हूँ, अगर मैं, तो ये मैं ऐसे करता था कि इसको समझना थोड़ा ज़्यादा आसान रहे। तो वेव में कुछ होता है, वेव में होता है रीजन जिनको बोलते हैं, जैसे मैं कहा था, कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस। तो कंप्रेशंस जो होते हैं वो यहाँ पे जो ऊपर जो आते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं वैलीज, जिनको बोल सकते हैं रेरफैक्शंस। तो ये हुआ क्रस्ट और ये हुए वैलीज।
अब हम इनके अंदर एक ट्रफ्स, वैलीज या ट्रफ्स भी बोल सकते हैं इनको, काफ़ी लोग ट्रफ्स बोलते हैं, काफ़ी लोग वैलीज बोलते हैं। तो ट्रफ या वैली, जहाँ पे कम होता है वो हुआ हमारा वैली या ट्रफ, और जो ऊपर हुआ वो होता है क्रस्ट, जो पहाड़ की तरह। अब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ के नाम से उसको बोला जाता है, जो हमारे एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है। और इस वेवलेंथ को एक ग्रीक लेटर से दिखाते हैं जिसको बोलते हैं लैम्ब्डा। लैम्ब्डा नाम की ग्रीक लेटर से उस वेवलेंथ को दिखाते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हमको समझना है जो होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ना हमारे जो यहाँ लाइन बनी हुई है, इससे जो इस यहाँ पे जो हाइट होगी, क्रेस्ट की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो उसको लिखते हैं लेटर ए से, तो इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। फिर इसके बाद हम जो हमारा यहाँ पे हम लोग कुछ काफ़ी चीज़ें, ये वेव्स की कोई अलग काफ़ी चीज़ों की लेंथ दिखा सकते हैं, और यहाँ पे हमारी डिस्टेंस हो सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ जो हमको समझना होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि हमारा कितनी जल्दी हमारा एक कोई इवेंट अकर हो रहा है। तो जैसे बोलते हैं कि हाउ फ्रीक्वेंट, अगर आप एक हफ्ते में अगर 3 बार जिम जाते हैं, 3 बार क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इन अ वीक यू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 टाइम्स। तो 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो कितनी बार होता है। तो इस वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी वो होती है जो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जाने में कितना टाइम लगता है, या कितने ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम हो सकते हैं, कितने ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम हो सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और उसको मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। HZ जो यहाँ पे लिखा है उसको बोलते हैं हर्ट्ज, जो इसका ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अब हम लोग को समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को बदलूंगा तो इसका क्या होगा। तो ये हमारी वेव जा रही है इस तरफ, तो अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड माने जो यहाँ इस लाइन से, जो येलो लाइन दिख रही है उस लाइन से हमारी क्रेस्ट पे कितनी डिस्टेंस है, तो मैं एम्पलीट्यूड को अगर कम कर दूंगा तो ये हम देख सकते हैं कि ये हाइट बहुत कम हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो हम देख सकते हैं कि ये हाइट बढ़ रही है। और फ्रीक्वेंसी दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी एकदम कम कर दी, तो फ्रीक्वेंसी कम करने से यही होता है कि हमारा जो ऑसिलेशंस पर मिनट, जो माने एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट होने में जितना टाइम लगता है वो और कम हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो हम देख सकते हैं कि वो टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर समझ लिए। पर अब इसका इफेक्ट क्या होता है अगर हम एम्पलीट्यूड को बदलते हैं। जैसे अगर मैंने एम्पलीट्यूड को अगर एकदम कम कर दिया एम्पलीट्यूड को, तो इससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम करने से एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सॉफ्ट साउंड का डायग्राम होगा। और अगर मैंने इसको बढ़ा दिया एकदम वेव को, अगर एम्पलीट्यूड को, तो ये दिखाएगा एक लाउडर साउंड। तो अगर साउंड लाउड होगी तो एम्पलीट्यूड हाई होगा, और साउंड कम होगी तो एम्पलीट्यूड लो होगा। और दूसरी ओर हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी एकदम कम हुई तो वो हमारा होगा लो पिच साउंड, जिसकी पिच कम होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वो एक हाई पिच साउंड होगी। अब ये हमारे टॉपिक के अंदर तो मेन चीज़ें यही आती हैं, पर इसके अलावा हम इस सिमुलेशन में और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इसकी टेंशन को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम इसके डैम्पिंग को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड डाल सकते हैं जिसकी वजह से वेव्स वापस भी चली जाएंगी, या एक लूज एंड रख सकते हैं वायर पे। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। या फिर अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो आप यहाँ पे पल्सेस कर सकते हैं, जिससे आप कंट्रोल करेंगे कि कैसे वेव जा रही है। तो अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ऐसे पल्सेस आ सकती हैं, या फिर आप मैनुअल भी कर सकते हैं, कैसे ऊपर नीचे करने से कैसे वेव्स बनती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमुलेशन है जिसको आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साउंड वेव्स को और बेटर समझने के लिए। अब साउंड वेव्स के दूसरे मेन टॉपिक पर अगर हम आते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हमने लाइट वाले वीडियो में समझा था कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो लाइट हमने समझा था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, और साउंड किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। जैसे लाइट को शाइनी सरफेस चाहिए होती है रिफ्लेक्ट करने के लिए, साउंड किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो अगर यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्यूब्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक है जो आवाज़ बना सकती है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पाइप को इस तरफ फेस करेंगे और दूसरे को और दूसरी ओर हम देखेंगे कि क्या ये क्लॉक का साउंड इस पाइप से जाकर इस पाइप से निकल सकता है, कि वो रिफ्लेक्ट हो सकता है सरफेस से। तो पहले हमको क्या करना होगा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और हमारा एंगल ऑफ रे होगा, जो हमारा रे दोनों एंगल्स होंगे उनको सेम रखना होगा। तो जैसे हमने लाइट वाले में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे ही। तो अगर मैं इसको खींच के मैंने 60 पे रखा तो ये एग्जैक्टली 60 डिग्रीज पे होगा, और अगर मैंने इसको खींच के 120 पे रखा, जैसे मैंने रख दिया, अब मैं अगर इसको प्रोटेक्टर को हटा दूँ और इस क्लॉक को यहाँ ले जाके रखूँ तो हम ये समझ ही सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है इससे जा रही है और रिफ्लेक्ट होके इससे निकल आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको मूव कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि साउंड वेव अब नहीं जा रही, अब यहाँ भी नहीं जा रही। पर अगर मैं वापस उसको सही एक प्रोट्रैक्टर लगा के उसको मैं एकदम सही अगर एंगल पे रखूं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 120 डिग्रीज के पर आने के बाद सॉरी 120 डिग्रीज जब आएगा तो हमारी रेज यहाँ पे फिर से हमारी साउंड वेव इसके वापस फ्लो थ्रू कर सकती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं। तो साउंड वेव्स दो तरीके से हो सकती हैं, एक हो सकता है एकोइंग। तो जैसे अगर आपने कई शो में देखा होगा कि अगर आप गुफा में जाते हैं तो आपकी साउंड एको करती है, और ये हो सकता है कि ये जो होता है कि किसी रिफ्लेक्शन होने की वजह से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस साउंड, वो रिफ्लेक्ट करता है किसी दूर डिस्टेंस से और ये वापस रिफ्लेक्ट बाद में आती है, थोड़ा साउंड बाद में आती है। और दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हैं रेवर्बरेशन, और ये हो सकता है कि जैसे अगर आपके कहीं ऑडिटोरियम हॉल में या फिर आपके कहीं ऑडिटोरियम हॉल में अगर ऐसे या फिर कहीं मंदिर में जैसे अगर घंटी बजती है या कोई क्लैप करता है तो उसकी साउंड वापस रिवर्बरेट करती है, जो सीलिंग से या दीवार से रिवर्बरेट करती है, तो उसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। अब रिफ्लेक्शन के हम लोगों ने ह्यूमंस ने उनके काफ़ी एग्जांपल्स बनाए, उनका काफ़ी यूज़ किया है। तो जैसे कोई भी मेगाफोन जैसे कहीं मेगाफोन का यूज़ हो सकता है, या सीटी का जो यूज़ होता है, या फिर इसके अलावा हम लोग स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करते हैं ताकि वो अंदर से हमारी साउंड को ज़ोर से सुन पाए, या फिर इसकी जगह कहीं कॉन्सर्ट के जो अगर सीलिंग होती है वो ऐसे बनाते हैं ताकि जो साउंड हो वो ऊपर से वापस रिफ्लेक्ट करके नीचे आए ताकि लोग उसको अच्छे से सुन पाएँ। तो ऐसे काफ़ी इम्पैक्ट्स होते हैं। अब जैसे साउंड होती है उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, और ह्यूमंस कैन नॉट हियर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ह्यूमंस कैन हियर साउंड फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इसका यही मतलब होता है कि वो सारी आवाज़ नहीं सुन पाते। अगर आपने ऐसे कहीं सुना होगा, कई बार सुना होगा कि जो डॉग्स होते हैं उनकी साउंड फ्रीक्वेंसी जो सुन सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सीटियाँ भी आती हैं जो हम लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो केवल ह्यूमंस नहीं सुन पाते हुए, लेकिन वो केवल डॉग्स सुन पाते हैं, क्योंकि उनके कान होते हैं, दे अलाउ देम टू हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। अब ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का हमने काफ़ी यूज़ किया है, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया है ना। अल्ट्रासाउंड काफ़ी जगहों में यूज़ हो सकता है, जैसे अल्ट्रासाउंड यूज़ हो सकता है लिथोट्रिप्सी में। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बॉडी में किडनी स्टोन्स जब बनते हैं तो उनको हाई साउंड वेव्स की फॉर्म से उसको वो हटा पाता है। इसकी जगह ऐसे भी यूज़ हो सकता है जब वो अल्ट्रासाउंड किसी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के एक विजुअल पाने के लिए मदद करता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में बच्चे को देखने के लिए कि वो हेल्दी है कि नहीं, वो अल्ट्रासाउंड का यूज़ हो सकता है सम देखने के लिए कि वो बच्चा कैसा, बच्चे का कि वो एक बच्चा है या फिर मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं, जैसे ट्विन्स होते हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग वो देख सकते हैं। एक नेचुरल एग्जाम्पल जो एनिमल्स में देखा जाता है इसका होता है, इसको बोलते हैं सोनार, जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सोनार। और सोनार ऐसे कई एनिमल्स में होता है जिसकी वजह से वो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इसकी अल्ट्रासाउंड को एमिट कर सकते हैं और उसको देख पाते हैं। तो ये ऐसे बैट्स, जैसे अगर चमगादड़ जो बैट होते हैं उसमें देख सकते हैं, तो बैट्स में अल्ट्रासाउंड हम देख सकते हैं। और साउंड के वीडियो में बस मेनली यही टॉपिक्स आते हैं, और ये सिमुलेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस है जिनको आप देख सकते हैं, और इन सिमुलेशन से आप एक दो चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे ये वेव्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि वेव्स कैसे चलती हैं और उनके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सबको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में भी समझ सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ने आपकी मदद की और ये वीडियो आपकी मदद कर पाया साउंड के कॉन्सेप्ट को समझने में, इसने आपकी बेटर मदद की है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कोई भी फ्रेंड्स या क्लासमेट जिनको इसकी मदद चाहिए होगी उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियोस लाऊंगा जिसमें और नए ऐसे सिमुलेशंस होंगे जिनका आप यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।